घंटे और? अच्छा, खाना भी खाना है क्या तुमको? नेक्स्ट है क्या? कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर उसके बाद छोड़ दो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग जितना हमने पढ़ा है ना उतना काफ़ी है। अब हमें मिक्स क्रॉपिंग का नाम नहीं लेना है, हमको क्या पढ़ना है? इंटरक्रॉपिंग। क्या पढ़ना है? इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, यही सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है, आपको यही पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस इसी पर आएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स दोनों में यही काम करते हैं, लेकिन मेनली हम किसके बारे में बात करेंगे? इंटरक्रॉपिंग के बारे में बात करेंगे। किसके? सिद्धांत के बारे में, कि इनके जो सिद्धांत हैं वो क्या है। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग का सबसे पहला सिद्धांत जो है वो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। वो क्या है कि जो भी फसलों का चुनाव आप करें वो आपके जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, ये तो समझ में आती है। अब पानी नहीं है, तुम धान लगा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। सेकंड जो है बेटा वो आपका क्या है कि जो हमारी फैलने वाली फसलें हैं, कौन सी फसलें? फैलने वाली फसलें, उनके साथ किसको लगाना है बेटा? सीधी वृद्धि करने वाली फसलें। कौन सी लगानी है? ओके, इंग्लिश में हम कहना चाहे तो हम कहेंगे कि जो स्प्रेडिंग टाइप की क्रॉप्स है, जो फैलकर बढ़ती है, उनके साथ हमें क्या लगानी है? इरेक्ट टाइप क्रॉप्स, मतलब जो सीधी बढ़ती हैं वो लगानी है। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा कि हम क्या लगा सकते हैं? ग्रीन ग्राम या ब्लैक ग्राम और सोयाबीन या ग्राउंडनट। ये सारी की सारी फसलें क्या है? फैलकर बढ़ने वाली है। ठीक है, आप मूंगफली को लगाते हैं तो मूंगफली भी आप देखते होंगे फैलकर बढ़ती है, ऐसा थोड़ी पौधा बढ़ गया उसका। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी क्रॉप्स है बेटा? कवर क्रॉप्स है। कौन सी क्रॉप्स है? कवर क्रॉप्स। ठीक है, हिंदी में कहना चाहें तो हम इनको क्या कहेंगे? आच्छादित फसलें। कौन सी फसलें? आच्छादित फसलें। ठीक है, इनको कवर क्रॉप्स कहा जाता है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है, इसकी डेफिनेशन पर आगे हम बात करेंगे क्या चीज़ है। क्वेश्चन पूछा गया था, जमीन की सतह पर फैलकर बढ़ने वाली फसलें जो मृदा क्षरण को कम करती हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहेंगे? आच्छादित फसलें या कवर क्रॉप्स। ठीक है, आंसर यही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमसे क्या कह दिया उन्होंने? जमीन की सतह पर फैलकर चलने वाली या फैलकर बढ़ने वाली फसलें। तो आंसर क्या है? कवर क्रॉप्स। अब जमीन की सतह पर फैलेगी तो फायदा क्या होगा? क्या बारिश की बूंदें सीधी गिरेगी जमीन पर? नहीं गिरेगी। वो नहीं गिरेगी तो बौछार क्षरण ही नहीं हुआ तो क्या परत क्षरण होगा? क्या नहीं होगा। तो उससे सॉइल इरोजन क्या हो गया? कम हो गया। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया बेटा कि सॉइल इरोजन कम करने वाली फसलें कौन कौन सी है, तो बता दोगे कौन सी है? एक तो है आपके पास ग्रीन ग्राम मतलब मूंग, ब्लैक ग्राम मतलब उड़द, सोयाबीन और ग्राउंडनट। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोबिया भी लिख सकते हो, चवला जो है। चलिए, दूसरी हम बात करें इरेक्ट टाइप जो हमारी क्रॉप्स है, ये तो फैलने वाली हो गई, ये सीधी बढ़ने वाली फसलें जैसे मक्का हो गया या गेहूं है या फिर ज्वार है, बाजरा है। ठीक है, शुगर केन भी आ जाएगा उसी के अंदर, है ना। तो जो ऊपर जमीन से सीधी फैलकर बढ़ती हैं वो फसलें, क्या ये फसलें मृदा क्षरण को रोक पाएगी? क्या नहीं रोक पाएगी। ठीक है, ये मृदा क्षरण को इतना नहीं रोक पाती है। मृदा क्षरण को कौन रोकेगा? जो फैलकर बढ़ रहा है। ठीक है, चलो इसको लिख ले। तो ये हमारी क्या है? पहला सिद्धांत है। क्लियर है? समझ में आ गया? क्यों कर रहे हैं? हमने क्या कहा? फैलने वाली फसलों के साथ सीधी वृद्धि करने वाली फसलें लगानी है। क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? इसका कारण जो है वो भी देख लो बेटा, लास्ट में लिख लेना। इसका कारण क्या है? तो हमने क्या कहा? मृदा संरक्षण। क्या कहेंगे? मृदा संरक्षण, या हम कहें सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, मृदा को बचाने के लिए ऐसा करना है, क्योंकि अगर सॉइल ही नहीं रही तो खेती नहीं हो सकती। तो पहला प्रिंसिपल ही क्या कहता है? पहले मृदा को बचाओ। तो ऐसी फसलें लगानी है जो स्प्रेड होकर चलती हो और एक जो सीधी बढ़ती हो। ठीक है, चलिए दोनों साथ में लगाएंगे। लिख लिया?
पलवार क्या होता है बेटा? मल्च। ठीक है, मल्च से क्या क्या होता है? वाष्पीकरण कम होगा, तो बचाव किसका होगा? जल का। ठीक है, दूसरा मृदा क्षरण में कमी, क्योंकि वो परत बना देता है ऊपर। ठीक है, तो इसकी वजह से मृदा और जल दोनों का क्या होता है? संरक्षण होता है। दोनों चीजें जो है वो बचाई जा सकती हैं, किससे? मल्च से। चलिए लिख लिया आप तो? नो सर। चलो लिखा आप तो? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला सिद्धांत क्या कहता है बेटा? क्रॉप्स ऑफ सेम फैमिली शुड नॉट बी यूज्ड। इसका क्या मतलब है कि एक ही कुल की फसलें, ठीक है, वो उपयोग नहीं करनी चाहिए, या हम कहें एक साथ नहीं लगाएं। ठीक है, चलिए इसका कारण क्या है? कारण आप बता सकते हैं। मान लिया कि अगर कोई रोग आ गया, ठीक है, जैसे हम बात करें कंड रोग की, स्मट की, तो वो गेहूं में भी आ रहा है और जौ में भी आ रहा है, तो एक ही रोग दोनों में फैलेगा। या फिर हम बात करें कोई कीट आ गया, कोई इंसेक्ट आ गया, तो वो भी दोनों क्रॉप्स में एक साथ आ जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। इसलिए हम कभी भी एक ही कुल की फसलों को एक साथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते बेटा? कारण अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कीट व रोगों से बचाव। किससे बचाव बेटा? कीट व रोगों से बचाव के लिए हम ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल क्या आ गया हमारे पास? टोमेटो नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर ओकरा आएगा, ओकरा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ गया? कॉटन और ओकरा, या फिर सोरगम और पर्ल मिलेट। भिंडी और कॉटन एक ही कुल में है ना? कौन सा कुल है? ठीक है, मालवेसी है। और दूसरा सोरगम और पर्ल मिलेट, दोनों को एक साथ हमें नहीं लगाना है, क्योंकि कॉटन में क्या लगेगा? इंसेक्ट। कौन सा? बॉलवर्म। और वही हमारे ओकरा का क्या है? फल छेदक है। भिंडी का दोनों एक ही इंसेक्ट है, दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, या फिर बात करें सोरगम और पर्ल मिलेट, तो हमारी जो तना मक्खी है, याद आ गया? सोरगम शूट फ्लाई, साइंटिफिक नेम क्या है? वेरी गुड, क्या नाम है? एथेरिगोना सोकाटा। तो ये जो हमारा इंसेक्ट है वो दोनों के अंदर लगता है, तो वहां पर सेम इंसेक्ट आ गया ना। ठीक है, तो इसलिए हम कभी भी दोनों फसलें जो है वो एक ही कुल की नहीं लगाएंगे। चलिए लिख लिया? लिख लो जल्दी से। आज किसका पेपर है तुम्हारा? केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का चाहिए तो ये रहा, ले जाओ। पुराना है क्या? मैं तो सोच रहा था तुम्हारी हेल्प हो जाती। चलो नेक्स्ट बात करें। अगला हमारे पास जो है बेटा, वो क्या कहता है कि जो हमारी मूसला जड़ है, कौन सी जड़? मूसला जड़ वाली जो फसलें हैं, ठीक है, उन फसलों के साथ कौन सी जड़ बेटा? जकड़ा जड़। कौन सी जड़? जकड़ा जड़ वाली फसलें लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? क्या करनी चाहिए बेटा? लगानी चाहिए। ओके, कारण क्या है वो एक यहां पर समझ ले। इसका जो मुख्य कारण है वो देख ले। कारण क्या है कि आप अगर डीप रूटेड क्रॉप लगाएंगे, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, तो हर प्लांट को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। अब स्पेस भी तो चाहिए, रूट भी तो ग्रो करेगी। तो अगर आप डीप रूटेड क्रॉप्स लगाएंगे जिसकी मृदा के अंदर जड़ की गहराई अधिक है, तो क्या होगा? वो न्यूट्रिएंट्स यहां से लेगा, लेगा नहीं लेगा? लेगा। अब इसके साथ आपने क्या लगाई? शैलो रूटेड क्रॉप्स। ये बेचारे यहां से अपना सारा काम जो है चलाते रहेंगे। क्या दोनों के बीच में कोई कंपटीशन है? क्या नहीं है। ठीक है, अगर आप मैच में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, अगर क्या वैसे जाते हैं रोज, ठीक है, तो जब भी जाते हैं तब आपका टाइम फिक्स होगा लगभग कि हाँ इस टाइम के आसपास जाना है।
कुछ मेरे जैसे होते हैं सबसे पहले खा के आ जाते हैं कि गर्मा गर्म मिलेगा और उसके साथ साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है। मटर पनीर है तो पनीर मैं खा जाऊंगा, बाकी मटर बचेंगे वो बाकी सब खाएंगे, यही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या किया कि हम पहले चले गए लेकिन खाना खाते टाइम इतना सा खाना खाया, ठीक है। अब कुछ बच्चे बाद में गए, उन्होंने क्या करा, वो ज़्यादा खाना खाने वाले, तो उन्होंने कहा कि हम बाद में जाएंगे, नहीं तो सबके सामने खाएंगे, शर्म आती है, तो वो बाद में जाते हैं। तो वो बाद में जाके आराम से बहुत अच्छे से खा पी के आ जाते हैं। क्या कंपटीशन रहा? क्या नहीं रहा। सेम वही चीज़ यहाँ पर है, दोनों एक ही सॉइल में है, एक ही टाइम पर है, लेकिन दोनों के बीच में कंपटीशन क्या हो गया? कम हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या करा बेटा, कारण क्या है कि वहां पर एक तो है जल और दूसरा कौन सा है? पोषक तत्व। कौन सा बेटा? पोषक तत्व के लिए क्या होगी? प्रतिस्पर्धा। क्या होगी? प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई डाउट? ओके चलो, अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारी जकड़ा जड़ वाली फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? लेग्यूमिनेसी। कौन सी? ग्रेमिनी कुल की। कौन सी? ग्रेमिनी कुल की। और जो हमारी जकड़ा जड़ के बाद मूसला जड़ वाली है वो लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, मालवेसी, कंपोजिटी, एस्ट्रेसी, जितनी याद आती है वो सारी है, रेमनेसी, ठीक है, सब हो गई। तो इसका मतलब जब भी हम क्या लगाएंगे, अनाज वाली फसलें लगाएंगे इंटरक्रॉपिंग में, तब हमें उसके साथ कोई ना कोई हमारी डीप रूटेड क्रॉप लगानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसीलिए आप देखें तो यहां पर एग्जाम्पल क्या दिया है, ब्लैक ग्राम और मेज, यही दिया हुआ है। ठीक है, ब्लैक ग्राम जो है वो क्या है, उड़द है, जड़ें इसकी गहरी जाएंगी। मेज है मक्का, उसकी जड़ें हैं वो ऊपर रहेंगी। समझ में आई बात ये, या डाउट है इसमें कि सर मक्का तो बड़ा है उसकी जड़ें ज़्यादा गिरी जाती है, ऐसा है क्या? नहीं है। ठीक है, उसकी जड़ें ऊपर ही होती है, इसीलिए मक्का के जो निचले तने का भाग होता है उसमें से बाहर की तरफ जड़ें निकलती है ताकि उसके तने को जमीन में बनाए रखे, नहीं तो वो गिर जाएगा। ठीक है, या फिर ब्लैक ग्राम की बात करें तो इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी होती हैं। ओके, वीट या गेहूं की बात करें तो हमने साथ में क्या लगाया, मस्टर्ड लगाया ना, यही बात करिए, एग्जाम्पल ये पढ़ते आ रहे हैं हम अभी तक। वीट है उसकी जो जड़ें वो ऊपर है, मस्टर्ड है उसकी जड़ें नीचे है, तो उनके बीच में कंपटीशन नहीं है। ये चीज़ जो है, हर एक प्रिंसिपल जो है वो आपके वाले क्रॉप टाइप के बारे में बता रहा है बेटा। ठीक है, अभी क्रॉप के टाइप जो है इसी के अंदर आएंगे कि इंटरक्रॉपिंग में हम कौन कौन सी टाइप की क्रॉप्स जो है वो यूज करते हैं। तो ये जो क्रॉप्स अपन पढ़ रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानांतर फसलें कहा जाता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरह से हो रहा है। चलो लिख लिया। नेक्स्ट बात करें बेटा, देयर शुड बी नो और मिनिमम कंपटीशन बिटवीन द कंपोनेंट क्रॉप्स। मतलब हम कह सकते हैं जो भी हमारी फसलें हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उन फसलों के मध्य न्यूनतम प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन। ठीक है, चलिए ये पॉइंट इसलिए इंक्लूड करा बेटा क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, ये 5 नाम जो आप देख रहे हैं ना, उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सनलाइट को हम क्या कह देंगे, सूर्य प्रकाश कह सकते हैं क्योंकि प्रकाश ज्यादा सही रहेगा, सनलाइट है। ठीक है, वाटर के लिए कहा जल हो गया, न्यूट्रिएंट्स के लिए हुआ हमारे पोषक तत्व हो गए। ठीक है, या हम कहें स्थान के लिए, और लास्ट बात करें तो CO2 के लिए। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूं, याद नहीं रहा हो वापस देख लो। आपके जो भी प्लांट्स हैं, चाहे वो खरपतवार हैं चाहे आपके क्रॉप्स हैं, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा कितनी चीज़ों के लिए होती है, तो हम कहेंगे टोटल 5 चीज़ों के लिए होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है सनलाइट के लिए, हर पौधे को बढ़ने के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को चालू रखने के लिए सनलाइट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा होगी। अगर दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है
तो ज्यादा कंपटीशन होगा, या एक की हाइट ज्यादा है कि कम है तो ज्यादा कंपटीशन होगा? जब दोनों की हाइट सेम होगी तब ज्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा, साउथ की मूवियाँ देखी तुमने? हाँ सर देखी होगी, मैं जानता हूँ। उसमें वो घने जंगल देखे तुम? उसमें पेड़ पौधे देखे कि सर हम तो देखते ही नहीं। हाँ पुष्पा मूवी देखी, उसमें चंदन के पेड़ आते, तो उसमें पुष्पा जो है वो लकड़ियों को बांध कर ऊपर पेड़ पे लटका देता है, टेर नहीं देता, लटका देता है, ऊपर टेर देता है, ठीक है, ताकि वो किसी को दिखे नहीं। तो चंदन के वो पेड़ कितने ऊंचे थे? बहुत ऊंचे थे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी थे जो नीचे आसपास थे, ठीक है। यहां पर कंपटीशन जो है वो कम होता है। ये इन फॉरेस्ट है, आपके ज्योग्राफी का रूल है कि अगर कहीं पर भी कंपटीशन ज्यादा है तो एक जो होगा वो अपनी हाइट में ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा प्लांट, और एक कम होगा, तो दोनों को जो है वो सनलाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नहीं हो तो यहाँ पर देख ले, हम जैसे हर बार बात कर रहे हैं ब्लैक ग्राम और मेज की, मक्का और उड़द की। मक्का और उड़द की हाइट सेम है क्या? मक्का तो और उड़द तो, ठीक है, तो दोनों के अंदर कंपटीशन नहीं होगा। यही बात हुई। तो सनलाइट का कंपटीशन इस तरह से कम होगा। सेकंड हम बात करें बेटा जल का, तो जल के लिए अभी समझ में आ गया, हमने देख लिया, एक तो डीप रूटेड और एक शैलो रूटेड, मतलब गहरी जड़ें और उथली जड़ें। फिर बात करें पोषक तत्व, तो सेम वही कॉन्सेप्ट काम आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करें स्थान के लिए, तो अगर आपने वहां पर पास पास में लगा दिया सभी पौधों को तो कंपटीशन ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा, है ना। मैं कह दूं तुम यहाँ बैठो, तुम सारे इधर एडजस्ट हो जाओ, तो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम होगी, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमने इसीलिए उनको कतारों में अलग अलग लगाया ताकि कंपटीशन उनका क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। तो स्पेस की भी प्रॉब्लम खत्म। और लास्ट बात करें तो किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रतिस्पर्धा होती है क्या? होती है क्या? पक्का? क्यों होती है? श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए भी होती है, ऐसा नहीं है, बट ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। कितनी परसेंट है? चलो कोई नहीं, 21% है। कितनी है बेटा? यही क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ऐसे ही आते हैं, और उस टाइम हमको वही याद आता है 78%, और हम वही करके आ जाते हैं, गलत हो जाता है। चलो, तो ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है तो उसके लिए कंपटीशन नहीं होता, बट कार्बन डाइऑक्साइड कितने ppm है? 0.03 ppm है ना, तो 300 ppm है क्या? मैंने ppm पूछा था, 3000 ppm कब पहुंच गया? नहीं बेटा 3000 नहीं, 300 है 300। चलो देख लो बेटा, चलो कोई नहीं, तुम तो परसेंटेज के अंदर बता दो कितना है। 0.03%। मैंने क्या पूछा? ppm कैसे कन्वर्ट करोगे? तो हम कहेंगे सर परसेंटेज जो दे रखा है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा? 0.03 करके देखना एक बार, इंटू 10,000 कितना आया? 300 ppm आ गया आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी सी है बेटा 0.03%, इसीलिए कंपटीशन होता है। तो अगर दोनों की हाइट अलग है तो वहां पर कंपटीशन कम हो जाएगा। अगर सेम हाइट के होंगे तो फिर हवा के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए लिख लिया? ओके, नहीं लिखा गया? पांचों नाम लिख लो, इन चीजों के लिए कंपटीशन होता है। आपके लिए यहां पर 2 क्वेश्चन बनते बेटा। एक तो आता है कि पौधों के बीच में किसके लिए प्रतिस्पर्धा होती है। आपको 3 ऑप्शन दे देगा और उसके बाद लास्ट दे देगा उपरोक्त सभी, तो आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। या फिर इसको उल्टा करके पूछ लेगा कि किसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती है।
ठीक है। यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन लिख देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो किसके लिए नहीं हुई? ऑक्सीजन के लिए नहीं हुई। बस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। अगला क्या है? फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ द क्रॉप्स शुड बी सिमिलर। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो उर्वरक आवश्यकता है वो दोनों फसलों के लिए लगभग समान हो। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप बात करेंगे किसकी? ब्लैक ग्राम और सीसेम, मतलब उड़द और तिल की। ठीक है, तो उड़द जो है बेटा, इसके अंदर हम बात करें अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, और सीसेम में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की बात करें, ठीक है, तो ब्लैक ग्राम में नाइट्रोजन कितना चाहिए? 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, अगर बात करें फास्फोरस की तो कितना चाहिए? लगभग 40 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 1:2:4 है ना। ठीक है, और लास्ट बात करें तो ये 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यही बात हुई। सीसेमम की बात करो तो यहाँ पे कितना चाहिए? लगभग हमको 40 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है वो नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन ये कम हो जाएगा। बताओ क्यों? इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 40 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन की है, लेकिन ये कम हो जाएगी। क्यों? वेरी गुड। ये क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये उसको कम कर देगा। तो नाइट्रोजन हम इसके अंदर भी कम कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, फिर बात करें फास्फोरस की तो फास्फोरस और पोटाश हम ये रख सकते हैं। इस तरह से इनकी जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है वो लगभग क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली भी सेम हो ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है, बट लगभग सेम होनी चाहिए। ठीक है, लिख सकते हो इसके अंदर पर्ल मिलेट और मोट बीन भी है। पर्ल मिलेट कौन सी फसल है बेटा? बाजरा। वैज्ञानिक नाम क्या है? पेनिसेटम टाइफॉइडेस। मोट बीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ, मोट का वैज्ञानिक नाम। चलो, एक आंसर आया विग्ना एस्कुलेंटम, दूसरा लेंस एस्कुलेंटम। ठीक है, दूसरा आंसर आया लेंस एस्कुलेंटम, विग्ना एकोनिटिफोलिया, और चौथा ऑप्शन आया विग्ना इंग्विकुलेटा, है ना? यही बात सही क्या है? विग्ना एकोनिटिफोलिया, ये मोट बीन का नाम है ना। चलिए देख के बताया गया। चलो, सीसेमम का नाम क्या है? तिल, सीसेमम इंडिकम। उत्पत्ति कहाँ है बेटा इसकी? उसके नाम में आ रहा है सीसेमम इंडिकम। उत्पत्ति पूछ ली तो कंफ्यूज, भारत ही तो है। ठीक है, चलो, कौन से कुल का है बेटा? टिलिएसी है या पेडिलिएसी है? हाँ, पेडिलिएसी। कौन सी है? पेडिलिएसी। टिलिएसी किसका है? जूट का है। किसका है? जूट का है। ठीक है, चलिए लिख लिया बेटा। क्या बाकी है? एक लाइन तो लिखनी थी, जल्दी करो, जाना भी है फिर तुम। खाना नहीं खाना तुम्हें, रेस्ट नहीं करना, फिर थक गए होंगे बेचारे सुबह से तुम। हाँ, पाँव दर्द करने लगे होंगे। चलो, लिख लिया। चलिए, इसके बाद बात करें बेटा नेक्स्ट की, हमारे जो ये इंटरक्रॉपिंग है उसके अंदर कौन कौन से टाइप की क्रॉप्स आती हैं। तो वैसे आपने नाम पढ़े हुए हैं कई, जो है 2 के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक तो कवर क्रॉप कि कवर क्रॉप क्या होती है, दूसरी हमने बात करी है हमारी पैरेलल क्रॉप्स क्या होती है, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। इसी प्रकार की जो है वो क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो अपन ये क्रॉप्स जो है वो पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स के टाइप है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, 2019 के अंदर जो है BHU में क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही स्थान पर केला,
काली मिर्च और हल्दी, इन तीनों को एक साथ लगाना क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन जो है देखो बेटा, एक तो है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसलें, एक है अंतःसस्य फसलें, ठीक है, एक है उसके अंदर मल्टी स्टोरी फसलें, और एक उसके अंदर आया था सहायक फसलें। अब बताओ, इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है। हमें ये पता होनी चाहिए कि सहायक फसलें क्या होती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या था? मल्टी स्टोरी फसलें। ठीक है, अब कई बच्चे ये कहेंगे सर इंटरक्रॉप्स ही पढ़ा रहे हो, वही तो पूछा आपने, तो आंसर तो इंटरक्रॉप्स आना चाहिए, पर वो इंटरक्रॉप्स के अंदर मल्टी स्टोरी फसलों का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसीलिए ये फसलें जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस आपके कई बार जो है वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल से हैं। ठीक है, चलिए तो बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करें। ओके।